नमस्कार दोस्तों, मैं सर्वेश यादव। एक 6 लड़कों का ग्रुप पैसिफिक ओशियन के बीचों बीच फंस गया था। अचानक वहां का मौसम देखते ही देखते खराब होने लग गया। समुद्र में बड़ी बड़ी लहरें उठने लगी। ये लहरें इतनी बड़ी थी कि इन मासूम लड़कों की बोट को तेजी से बहाकर अपने साथ लेकर जाने लगा। ये तूफान इतना भयानक था कि कुछ ही मिनटों में इन बच्चों की बोट को चकनाचूर कर दिया। अब ये लड़के बची खुची बोट को कस के पकड़कर 8 दिनों तक समुद्र में बहते रहे। फाइनली ये लड़के एक आइलैंड पर पहुंचते हैं। इस आइलैंड का नाम एटा आइलैंड था। बच्चों को लग रहा था कि कुछ ही समय में उन्हें रेस्क्यू टीम यहां से बचाकर लेकर जाएगी, लेकिन बच्चों की सोच यहां पर गलत थी। उन्हें पता ही नहीं था कि उन्हें इसी आइलैंड पर 15 महीनों तक रहना होगा और आने वाले दिनों में ऐसी ऐसी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा जिसके बारे में वो सोच भी नहीं सकते थे। ये ऐसी कहानी है जिसके बारे में यदि पूरा आप जान गए तो आपकी रूह कंप जाएगी। ये कहानी है टोंगन कास्टा विलेज। अगर इन 6 लड़कों की बात करें तो इनमें सबसे बड़ा था सियोनी फतावा, जिसकी उम्र 16 वर्ष थी। इसके साथ स्टीफन और सारे बच्चे थे। इन सभी लड़कों में सबसे छोटा टिविटा था, जिसकी उम्र मात्र 13 वर्ष थी। ये सभी बच्चे सेंट एंड्रयूज एंजेलिका बोर्डिंग स्कूल में पढ़ा करते थे, लेकिन ये सभी बच्चे अपने स्कूल के स्ट्रिक्ट हार्श एनवायरनमेंट से काफी परेशान थे, जिसकी वजह से इन सभी बच्चों ने प्लान बनाया कि वे बच्चे अपने स्कूल के पास के ही मछुआरे की बोट को चुराकर वो लेकर भाग जाएंगे और आगे जाकर फिजी या न्यूजीलैंड में इस बोट को बेचकर मिले पैसे से पूरी दुनिया को एक्सप्लोर करेंगे। ये सभी बच्चे यहां तक सोच लिया था कि ये बच्चे अपने स्कूल के पास के मछुआरे की बोट को ही लीज पर लेंगे, क्योंकि इस मछुआरे का बर्ताव इन बच्चों के प्रति अच्छा नहीं था। ये सभी बच्चे भली भांति जानते थे कि इनकी जो जर्नी है वो काफी कठिन होने वाली है, लेकिन उनके दिमाग में ये भी था कि ये जर्नी कितनी भी कठिन होगी, लेकिन उनके स्कूल के इस स्ट्रिक्ट हार्श एनवायरनमेंट से कम ही टफ होगी। ये बच्चे एक दिन शाम को अपने स्कूल से निकलते हैं और कुछ देर के लिए उस मछुआरे की बोट को लीज पर लेते हैं और लेकर निकल जाते हैं। ये सभी बच्चे अपने साथ 2 दर्जन केले, कुछ कोकोनट और एक छोटा सा गैस बर्नर लेकर चले थे। उनके दिमाग में था कि ये पूरा समंदर ही अपना है। इस समंदर में हम मछलियों को पकड़ेंगे और ये मछलियां ही हमारी पूरी जर्नी में हमारा भोजन बनेंगी। साथ ही साथ ये बच्चे अपने साथ ना ही कोई मैप लिए थे और ना ही कंपास लिए थे, और यही भूल इन बच्चों की जिंदगी की सबसे बड़ी गलती साबित होने वाली थी। शुरू में तो इनका एडवेंचर काफी अच्छे तरीके से बीत रहा था, लेकिन समय जैसे जैसे बीतता जा रहा था चीजें खराब होने लगी। इन बच्चों के द्वारा एक दिन बहुत बड़ी गलती हो गई। रात में सभी बच्चे एक साथ सो गए। बच्चों के सोने के कुछ देर बाद अचानक वहां का मौसम खराब होने लगा। तेज हवाएं चलने लगी। ये हवाएं समुद्र की लहरों को अपने साथ तेजी से बहाकर लेकर जाने लगी। इसी बीच में, लहरों के बीच में, बच्चों की नाव तेजी से डगमगाने लगी। बच्चे उठकर बोट के मेन सेल को वापस जाने के लिए घुमाने लगे, लेकिन हवाएं इतनी तेज थी कि कुछ ही समय में टुकड़ों में फाड़ दिया उस मेन सेल को। अब सभी बच्चे मिलकर बोट को कंट्रोल करने की कोशिश करने लगे। बच्चों ने बोट के रडर को लहरों के अपोजिट डायरेक्शन में घुमा दिया। ये लहरें इतनी तेज थी कि बोट के रडर को बुरी तरीके से तोड़ डाला। ये जो बोट का रडर है, ये रडर ही बोट को कंट्रोल करता है, बोट की डायरेक्शन को कंट्रोल करता है। अब तो ये टूट चुका था। अब बच्चे चाहकर भी घर वापस नहीं जा सकते थे।
इस भीषण तूफान में उनकी बोट बुरी तरीके से टूट चुकी थी और करीब 8 दिनों तक इस ओशियन में इधर उधर बहती रही। बच्चों ने अपने साथ जो खाना लेकर आया था वो खाना भी समाप्त हो गया था। अब ये बच्चे अपने कोकोनट के सेल में बरसात के पानी को इकट्ठा करते थे। ये पानी इतना कम होता था कि केवल एक ही शिफ्ट में सुबह शाम पानी समाप्त हो जाता था और ये बच्चे बार बार मछलियों को पकड़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन ये बच्चे मछलियां पकड़ ही नहीं पा रहे थे। अब लगभग 8 दिन तक ये बोट ओशियन में, समुद्र में बहती रही। फाइनली इन बच्चों को एक आइलैंड दिखा, जिस आइलैंड का नाम था एटा आइलैंड। अब ये बच्चे सोचने लगे कि अगर हमसे ये आइलैंड भी मिस हो गया तो पता नहीं कब हमें जमीन नसीब होगी भी कि नहीं। अब ये सभी बच्चे अपनी बोट को जैसे तैसे करके इस आइलैंड की तरफ लेकर जाने लगे। इन बच्चों ने अपनी बोट को इस आइलैंड के शोर पर क्रैश करवा दिया। अब ये बोट एक भारी चट्टान से टकराकर क्रैश हो गई। इसके बाद ये सभी बच्चे स्विम करके एटा आइलैंड के शोर पर पहुंचे। वहां पर इन्होंने एक केव खोदी और उस केव में आराम किया। तब जाकर ये सभी बच्चे चैन की सांस ली। इन सभी बच्चों में उम्र में बड़े थे सियोने और स्टीफन। ये दोनों बच्चे लीडरशिप का काम किया। इनमें से एक इन सभी बच्चों के सर्वाइवल के लिए इंट्रोडक्शन और गाइडेंस प्रोवाइड करा था, वहीं दूसरा इन बच्चों को केयर प्रोवाइड करा था। और तो और ये बच्चे हर दिन अपने रेस्क्यू के लिए भगवान से प्रेयर भी किया करते थे। इन बच्चों ने अपने में तो लीडरशिप को डिवाइड कर लिया, लेकिन सर्वाइवल के बारे में इन बच्चों में से किसी को भी बहुत ज्यादा कुछ पता नहीं था। इनमें से केवल सियोने को ही सर्वाइवल के बारे में थोड़ा बहुत पता था। यह जानकारी उसको अपने पिता के द्वारा मिली थी। ये बच्चे जिस आइलैंड पर पहुंचे थे, एटा आइलैंड, वो एक माउंटेन्स रॉकी आइलैंड था जिस पर बहुत सारी पेनी क्लिप्स थी। इन्हीं क्लिप्स के नीचे ये बच्चे अपने बेड बनाए थे ताकि रात को सोते समय इन्हें थोड़ी बहुत प्रोटेक्शन मिल सके। इन बच्चों ने पेड़ पर स्टिक्स और शार्प स्टोन की मदद से कुछ होल बनाए रखे थे ताकि बरसात का पानी इस होल में इकट्ठा हो। लेकिन इन होलों में पानी को इकट्ठा होने में 4 से 5 दिन लग जाते थे और इस पानी को ही बच्चे पीते थे। ये बच्चे क्लिफ पर चढ़कर सीए बर्ड्स को पकड़ते थे ताकि ये बर्ड्स उनके खाने के काम आ सके। खाने के लिए ही नहीं बल्कि अपनी प्यास को बुझाने के लिए ये बच्चे उन सीए बर्ड्स के खून तक पिया करते थे। अभी तक इन बच्चों के पास आग का कोई सोर्स ही नहीं था, जिसकी वजह से ये बच्चे सीए बर्ड्स को कच्चा ही खा जाया करते थे। हालांकि ये हर दिन आग को जलाने की जोरदार कोशिश करते थे। ये बच्चे 2 वुडन पीस को एक दूसरे के ऊपर खूब कस के रगड़ते थे ताकि इनके फ्रिक्शन से आग प्रोड्यूस हो जाए, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिलती थी। ये बच्चे कभी कभी तो जंगल में बहुत दूर अंदर तक चला जाया करते थे और वहां पर रो रो कर फिर वापस आ जाया करते थे और एक दूसरे के साथ ऐसा व्यवहार करते थे जैसे मानो उनके साथ कुछ हुआ ही ना हो। ऐसा नहीं है, इन बच्चों में बहुत बार झगड़े भी हुआ करते थे, लेकिन ये बच्चे कैसा भी करके एक दूसरे को मना लिया करते थे। 6 महीनों के बाद एक बच्चे को आग को जलाने में सफलता मिली और इन 6 महीनों में ये पहली बार ऐसा था कि ये सभी बच्चे बहुत ज्यादा खुश हुए थे और खुश इसलिए हुए थे कि अब इन बच्चों को पका भोजन खाने को मिलेगा और बेशक यह आग उनके जीने के लिए इंपॉर्टेंट साबित होने वाली थी।
इन सभी बच्चों में से एक बच्चा इस आग को जलाने की जिम्मेदारी रखता था। वो इस आग को बुझने नहीं देता था। वो जलने वाली चीजों को लगातार इस आग में डालता रहता था। अब ये सभी बच्चे प्रतिदिन कम से कम 2 सीए वर्ड्स को पकड़ते थे और उन सीए वर्ड्स को भूनकर सभी बच्चे खाया करते थे। एक दिन स्टीफन एक क्लिप्स पर सीए वर्ड्स को पकड़ने के लिए चढ़ा और चढ़ने के बाद जब वो सीए वर्ड्स को पकड़ ही रहा था कि अचानक वो नीचे गिर गया। और यह जो जगह थी वो एटा आइलैंड की सबसे ऊंचाई वाली जगह थी। स्टीफन जब नीचे गिरा तो तेजी से हेल्प हेल्प चिल्लाने लगा और उसके चिल्लाने की आवाज को सुनकर सभी बच्चे उसकी तरफ तेजी से दौड़े। और जब बच्चे वहां जाकर देखते हैं तो स्टीफन नीचे गिरा हुआ पड़ा है। उसका एक पैर टूट चुका था। अब ये सभी बच्चे स्टीफन को उठाकर अपने कैंप की तरफ लेकर आते हैं और कुछ ब्रांचेज और पत्तियों की मदद से स्टीफन के पैर की मरहम पट्टी करते हैं। और ये बच्चों को जो भी मिला उसकी सहायता से उस स्टीफन के पैर को सीधा बांध कर रख देते हैं ताकि स्टीफन का पैर सीधा ही रह जाए। उस समय उन बच्चों को जो भी चीज मिल पाई उसी से स्टीफन के पैर को सीधा रखने और घाव भरने के लिए यूज किया। अब सभी बच्चे आपस में डिसाइड किए कि जब तक स्टीफन की घाव पूरी तरीके से भर जाए और पूरी तरीके से स्टीफन ठीक हो जाए तभी स्टीफन को काम करने दिया जाएगा। उससे पहले स्टीफन को कोई भी काम करने की जरूरत नहीं होगी। लेकिन कुछ महीनों के बाद स्टीफन की जो घाव थी वो रिकवर हो गई। रिकवर होने से कुछ पहले ही स्टीफन चलना शुरू कर दिया, लेकिन उसके साथियों ने जबरदस्ती उसको मना कर दिया और उसके साथियों ने यह तय कर दिया कि जब तक तुम्हारी घाव पूरी तरीके से भर न जाए तब तक तुमको चलना नहीं है। हर दिन ये बच्चे इस आइलैंड को एक्सप्लोर करने के लिए निकल जाया करते थे और वो इस सोच में निकलते थे कि उन्हें आज जरूर कुछ ऐसा मिलेगा नया जो उन्हें जीवन यापन करने में मदद करेगा। एक दिन ये बच्चे एटा आइलैंड के सबसे फ्लैट जगह पहुंच जाते हैं। वहां पर इन्हें गांव दिखाई देते हैं। ये गांव पुराने थे लेकिन इस गांव में कोई व्यक्ति कोई आदमी इनको दिखाई नहीं देता है। वहां पर इन बच्चों को कुछ वेजिटेबल्स और कुछ चिकन डिशेस मिले जिन्हें गांव वाले छोड़ कर गए थे। अब ये बच्चे हर रात एक गेम खेला करते थे और उस गेम में मुर्गियों को पकड़ना होता था। ये बच्चे हर दिन कुछ मुर्गियों को पकड़ते थे। धीरे धीरे इनके पास 200 मुर्गियां हो गई। लेकिन ये बच्चे इन मुर्गियों को मारते नहीं थे, इन्हें खाते नहीं थे, बल्कि इनको जिलाते थे। इन मुर्गियों को ये बच्चे कोकोनट खिलाया करते थे। ये बच्चे सोचते थे कि इन मुर्गियों को यूज किया जाए एक कांस्टेंट फूड सोर्स के लिए और वो फूड सोर्स था अंडा। ये बच्चे इन मुर्गियों को अंडे के लिए पालते थे। ये बच्चे मुर्गियों को उसी दिन मारते थे, चिकन का यूज उसी दिन करते थे जिस दिन मौसम खराब हुआ करता था। जिस दिन मौसम खराब होता था उस दिन ये बच्चे क्लिफ पर चढ़कर सीए बर्ड्स को पकड़ना प्रेफर नहीं करते थे क्योंकि उन बच्चों ने स्टीफन की हालत देखी थी। बच्चे सोचते थे कि कहीं कोई गिर न जाए उस दिन स्टीफन की तरह, तो हालत काफी ज्यादा नाजुक हो जाएगी। अब सभी बच्चों ने मिलकर एक राफ्ट तैयार किया और सभी बच्चे उस राफ्ट पर बैठकर आइलैंड को छोड़कर जाने लगे। जाते जाते अभी 1 मील दूर ही पहुंचे थे तब तक इनकी राफ्ट टूट गई समुद्र में। और जब राफ्ट टूट गई तब ये बच्चे वहां से तैरते हुए फिर से एटा आइलैंड पर वापस आए। सौभाग्य की बात यह थी कि कहीं ये राफ्ट यदि समुद्र ओशियन के बीच में टूट जाती तो ये बच्चे कहीं के नहीं होते, कहीं इन्हें जमीन नसीब होती भी की नहीं होती।
शायद ये बच्चे जिंदा मिलते भी कि नहीं। इस तरीके से बच्चों को यहाँ पर रहते हुए 1 साल बीत चुके थे। अब ये सभी बच्चे अपने रेस्क्यू की आशा छोड़ चुके थे। अब सभी बच्चे यहां पर रहने के लिए परमानेंट शेल्टर बनाना शुरू कर दिया था, सब्जियां उगाना शुरू कर दिया, गार्डन के फील्ड को एक्सपेंड करना शुरू कर दिया। सभी बच्चे 2-2 के पेयर में रहना शुरू कर दिया और अपने काम को बांट लिया। कुछ बच्चे गार्डन्स और सब्जियों को देखते थे, कुछ बच्चे शिखर पर जाते थे, कुछ मुर्गियों को संभालते थे और कुछ आग को जलाए रखते थे। इसके साथ ये बच्चे प्रतिदिन एक्सरसाइज भी किया करते थे, क्योंकि इन्हें डर था कि कहीं वो आलसी न हो जाएं। और इस आइलैंड पर आलसी होने का मतलब अपनी मौत को निमंत्रण देना। एक दिन ये सभी बच्चे इस आइलैंड को एक्सप्लोर कर रहे थे, तभी अचानक उन्हें जमीन के अंदर दबी हुई इंसानों की बोन्स मिलती है। इस बोन्स को देखकर इन बच्चों ने अनुमान लगाया कि ये बोन्स उन्हीं लोगों की होगी जो लोग इस आइलैंड पर पहले फंस चुके होंगे। ये देखकर सभी बच्चे भावुक हो जाते हैं और भगवान से प्रेयर करने लगते हैं कि हे भगवान, हमें जल्दी से यहां से रेस्क्यू कर लीजिए, कहीं हम लोगों का हाल भी ऐसे ही न हो जाए। इधर दूसरी तरफ पीटर वार्नर एडवेंचर पर निकले हुए थे। पीटर वार्नर के बारे में मैं बताऊं तो पीटर वार्नर ऑस्ट्रेलिया के सबसे पावरफुल इंसान आर्थर वार्नर के छोटे बेटे थे। आर्थर वार्नर का बिजनेस इलेक्ट्रॉनिक्स का था। इलेक्ट्रॉनिक्स के बिजनेस में ही ये अपने बच्चों को भी आगे बढ़ाना चाहते थे, लेकिन इनका छोटा बेटा पीटर वार्नर अपने पिताजी के बिजनेस में आगे नहीं बढ़ना चाहता था। ये मछुआरा बनना चाहता था। एक दिन ये पीटर वार्नर अपनी नाव को लेकर एडवेंचर पर निकल जाता है। पीटर वार्नर की नाव का नाम जस्ट डेविड था। साल 1966 में ये अपने जस्ट डेविड से मछलियों को पकड़कर वापस लौट रहे थे। तभी इनके नाव पर क्रूमेट्स को ईटा आइलैंड से कुछ इंसानों की आवाज सुनाई देती है और ये क्रूमेट्स पीटर वार्नर से ये बात बताते हैं। तो पीटर वार्नर कहते हैं कि नहीं, आपको गलत फहमी है, इस आइलैंड पर तो इंसान रहते ही नहीं है, यहां से हो सकता है कुछ सीए वर्ड्स की आवाज आ रही हो। लेकिन फिर भी पीटर वार्नर ने सोचा कि चलिए एटा आइलैंड के पास से होकर गुजरा जाए और देखा जाए। फिर भी पीटर अपनी जहाज जस्ट डेविड को एटा आइलैंड के पास नहीं ले जाना चाह रहे थे, क्योंकि उन्हें डर था। उन्होंने अपने शहर में कहानियां सुना था कि इस आइलैंड पर भागे हुए कैदी रहते हैं जो कि खुखार होते हैं। फिर भी हिम्मत करके वो एटा आइलैंड के पास अपनी जहाज जस्ट डेविड को लेकर जाने लगे। तभी उन बच्चों में से एक बच्चा इस जहाज को देखता है, लेकिन इस जहाज से पहले भी इन बच्चों के सामने से चार जहाजें गुजर चुकी थी। वो जहाजें इन बच्चों को देखने से पहले ही चली जाया करती थी। लेकिन जब एक बच्चा इस जहाज जस्ट डेविड को देखा तो तुरंत जाकर अपने सभी साथियों को बताया और सभी साथी उस जहाज की तरफ दौड़े और पानी में कूद गए और तैरते हुए उस जहाज के पास पहुंच जाते हैं और पीटर वार्नर से फटाफट इंग्लिश में बात करने लगते हैं और वो बताते हैं कि हमारी काउंटिंग के हिसाब से लगभग 15 महीनों से हम लोग इस आइलैंड पर फंसे हुए हैं। इसके अलावा अपनी पूरी पीछे की कहानी को पीटर वार्नर से बताते हैं। हालांकि पीटर वार्नर को इन बच्चों की बातों पर विश्वास नहीं होता है। वो सोचते हैं कि कैसे कोई 15 महीने तक इस आइलैंड पर रह सकता है। अब पीटर वार्नर रेडियो की मदद से डोंगन टापू पर मैसेज भेजते हैं और ये बताते हैं कि
कुछ बच्चे मिले हैं, बच्चों की संख्या 6 है और ये बच्चे 15 महीनों से इस आइलैंड पर फंसे हुए हैं। इनके बाल बड़े हुए हैं, ये अर्धनग्न अवस्था में हैं। ये मैसेज भेजने के बाद वो थोड़ी देर रुकते हैं। इतनी देर में 6 बच्चे एकदम से परेशान हैं। वो इधर उधर जहाज पर टहल रहे हैं कि क्या वो अभी भी बच पाएंगे कि नहीं, वो वापस जा पाएंगे कि नहीं। 20 मिनट के बाद उधर से रेडियो पर आवाज आती है कि एक ऑफिसर बोलता है कि क्या वे सभी 6 मिल गए, वे सभी 6 बच्चे क्या आपको मिल गए। यहां पर तो इनके पेरेंट्स ये मान लिए हैं कि वो सभी बच्चे मर गए, उनकी मौत हो चुकी है। यही नहीं, उनके पेरेंट्स उनका फ्यूनरल भी कर दिए हैं। अगर ये वही बच्चे हैं तो ये तो सच में चमत्कार है। अब ये बात सुनकर पीटर उन बच्चों को अपनी बोट में बैठाता है और डोंगन टापू में लेकर आता है। और ये बच्चे जैसे ही टापू में पहुंचते हैं, तुरंत तनियला उहिला नाम का जो मछुआरा था, जिसकी बोट ये बच्चे लेकर गए थे, वो इन बच्चों पर चार्जेस कर देता है और इन बच्चों को तुरंत सलाखों के पीछे जाना पड़ता है। ये सब देखकर पीटर को अच्छा नहीं लगा। पीटर ने एक अनोखा आइडिया सोचा। पीटर ने सोचा कि क्यों ना इन बच्चों की इस अनोखी कहानी पर डॉक्यूमेंट्री तैयार किया जाए और इस डॉक्यूमेंट्री से जो भी पैसा मिलेगा वो पैसा ये बच्चे इस मछुआरे को, बोट के मालिक को दे देंगे और ये बच्चे जेल जाने से बच जाएंगे। जब यह आइडिया पीटर उस मछुआरे को बताता है तो मछुआरे को भी यह आइडिया अच्छा लगा और वो राजी हो जाता है। अब बच्चों को सलाखों से बाहर लाया जाता है। अब बच्चों के साथ पीटर वार्नर लग जाते हैं और ये सभी बच्चे फिर से जैसे जैसे इनके साथ घटनाएं घटी थी उसी बेस पर उस एटा आइलैंड पर जाते हैं और वहां पर डॉक्यूमेंट्री तैयार करते हैं। और इस डॉक्यूमेंट्री से जो भी पैसा मिला उस पैसे को मछुआरे को दे दिया गया, वो अपनी बोट खरीद लिया। और ये डॉक्यूमेंट्री ऑस्ट्रेलिया की काफी ज्यादा फेवरेट डॉक्यूमेंट्री बन जाती है और आप भी इस डॉक्यूमेंट्री के बारे में आसानी से गूगल पर जान सकते हैं। दोस्तों, इस तरीके से ये काफी बेहतरीन, काफी इंटरेस्टेड वीडियो हमारा यहीं पर समाप्त होता है। यदि यह वीडियो अच्छी लगे तो हमारी इस वीडियो को लाइक करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। पूरा वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोगों को मेरा प्रणाम, नमस्कार। मैं सर्वेश यादव।